हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स बाय जेके सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारे नीट 2026 के लिए फिजिक्स के अंदर हाईली प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन से हैं। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देखो एक बार। उसमें हमें ये पता चलेगा कौन से चैप्टर है जो हाई प्रायोरिटी पे जिनको पहले करने हैं। उन्हीं के बेसिस पे हमने कहा था कि क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो हमारे इस क्रैश कोर्स की आज ही पहली क्लास है और पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सामने यूनिट एंड डायमेंशन। आपको पता है यूनिट एंड डायमेंशन जो है इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं, एक दो तीन मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो दो क्वेश्चन तो जनरली दे देता है। ठीक है, तो इसी के लिए हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी चैप्टर को आज हम लोग करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम पहली बात तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, एरर्स और डायमेंशन और उनकी एप्लीकेशंस, और फिर इसके बाद हम लोग इसमें करेंगे पीवाईक्यू। इस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यू है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मान लो मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करूं, है ना, हम लोग पहले बात करेंगे यूनिट्स की। यूनिट्स जिसमें हम फंडामेंटल, डिराइव यूनिट और सप्लीमेंट्री की बात करेंगे। उससे पहले देखना कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है हमारे पास में। अगर हम बोले कि जो एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो तीन सिस्टम ऑफ यूनिट है। एमकेएस सिस्टम, इस एमकेएस सिस्टम के अंदर क्या है कि हमारा जो मास है, मास वो हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और जो लेंथ है वो किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और जो टाइम है वो हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। किसमें, सेकंड में। और अगर यही अगर मान लो मैं ले लूं सीजीएस सिस्टम, तो इसमें ये मास किस में मेजर करेंगे हम लोग, ग्राम में, और जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में, और जो टाइम है वो सेकंड में। और एफपीएस सिस्टम जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें अगर हम देखें तो मास लेते हैं हम पाउंड में। मास किस में लेते हैं, पाउंड में। और अगर हम लेंथ की बात करें तो वो लेंथ लेते हैं फुट में। ठीक है, और टाइम तो यूनिवर्सली सेकेंड में हम लेते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग सिस्टम होने के बाद में इसलिए हमने बाद में एक बनाया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई, जो सब जगह पे समान यूनिट की बात करता है। क्लियर, चलो। अच्छा, अब फंडामेंटल यूनिट है ना, अब बात करेंगे हम फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट की। तो पहले तो फंडामेंटल यूनिट्स होती क्या है। बेसिकली देखो, फंडामेंटल यूनिट्स एक ऐसी, देखो हम बात वर्ड फंडामेंटल समझना, रूट कॉज। अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि फंडामेंटल है, ये इसका फंडामेंटल मतलब ये बेसिक है, इसके ऊपर सब टिका है। यानी हमारे पास में जो क्वांटिटीज होती है फिजिक्स के अंदर, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जो इंडिपेंडेंट है सबसे, उनको किसी की जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन के लिए, उनकी यूनिट के लिए। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, और वो हमारे पास में कितनी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। देखो कौन कौन सी, पहली हमारी मास, दूसरी लेंथ, तीसरा टाइम, फोर्थ करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और 7 ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। और ये इस तरह है, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो ये जो क्वांटिटीज है इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, किसी से मिलके नहीं बनी होती, किस एक्सप्लेनेशन के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। दूसरी तरफ डेराइव्ड क्वांटिटी, उनके यूनिट्स को हम डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। यानी ये वो क्वांटिटी है जिनको एक्सप्लेनेशन के लिए या फिर अपनी यूनिट बताने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, देखो फोर्स की। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी इसका अगर यूनिट अगर देखूं तो यूनिट क्या होगा, मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आप देखिए खुद, अगर मैं इसमें इस फोर्स की यूनिट को एक्सप्लेन करूं तो इस फोर्स की यूनिट को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को किलोग्राम यानी मास की भी जरूरत पड़ेगी,
मीटर यानी लेंथ की भी जरूरत पड़ेगी, और टाइम सेकंड यानी टाइम की जरूरत पड़ेगी। यानी आप इस फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। क्लियर? बहुत सारी होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है दैट आर ऑल कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी एंड यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। चलो यहां तक समझ में आया? आगे जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो 2 है, वो कौन सी है हम पढ़ लेते हैं। पहली है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल बेसिकली क्या है कि अगर आप नॉर्मली जो मैथमेटिक्स में आप एंगल की बात करते हो कि जो 2 डायमेंशनल एंगल है, प्लेन मतलब 2 डायमेंशन, अगर जो 2 डायमेंशनल एंगल है वो हमारा एंगल जो होता है उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। अगर मान लो ये किसी एक ये आर्क है, मान लो, है ना, ये आर्क एल लेंथ की आर्क है और आर रेडियस है, तो हम लोग जो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एंगल होता है हमारा जो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, यानी थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, रेडियस है इसकी। अगर मैं बोलूं कि ये एक सर्किल का पार्ट है कोई, है ना, पिज्जा स्लाइस जैसे नहीं होती वैसे पिज्जा स्लाइस है, वो आपका क्या है? ये आपका एंगल थीटा। तो अगर मान लो मैं बोलूं कि ये सर्कल है पूरा, इसमें कितना एंगल बनेगा इस सेंटर पे, तो आपको पता है कि आर कितना हो गया? 2 पाई आर हो गया, आर अपॉन रेडियस कितनी आर, तो इसमें एंगल कितना बनता है? 2 पाई रेडियन, आपको भी पता है। क्लियर? चलो इसके बाद में अब इसका यूनिट क्या है? रेडियन है। क्या है? रेडियन यूनिट है इसकी। मैंने बोला ना 2 पाई रेडियन, यानी इसकी रेडियन क्या है? यूनिट है प्लेन एंगल की। ठीक है, बाकी आप डिग्री में भी एंगल को मेजर करते हो तो आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना। क्लियर? अब है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की हम बात करें तो इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। और सॉलिड एंगल को देखो, अगर मान लो आपने कोई एक स्फेयर लिया है, ठीक है, आपने कोई एक स्फेयर लिया है, उस स्फेयर से आप एक ऐसे इस टाइप से एक पार्ट काट रहे हो, जैसे स्लाइस काटते हो अंदर से, तो ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या? सॉलिड एंगल, यानी 3 डायमेंशनल एंगल। सॉलिड एंगल ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो एंगल है हमारा, ये सॉलिड एंगल। ठीक है, आप देखो एक प्लेन, एक स्फेयर से एक पार्ट निकालो, स्लाइस निकालो, कॉन टाइप। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ये एरिया मान लो हमारा डी ए एरिया है और इसकी रेडियस है आर। तो हम लोग सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं डी ओमेगा से, शो करते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू एरिया ये पार्ट का अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अगर मान लो एक स्फेयर की बात करो तो आप पता है एक स्फेयर में, है ना, स्फेयर के अंदर एरिया क्या होगा, उसका कितना एंगल बनता है सेंटर पे, तो आप इसके एंगल एरिया की बात करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये एंगल कितना बन गया? सॉलिड एंगल 4 पाई रेडियन। क्या बन गया? 4 पाई रेडियन। ऐसे आप अलग अलग एंगल के लिए बता निकाल सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद में कि हम लोग बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की। किसकी? सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर देखो इसको, हाँ आप दिख रहे होंगे आपको। सिग्निफिकेंट फिगर समझना, अगर मान लो मैं बोलूं कि जो मेरे पास में रूल्स है टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर, तो बहुत सिंपल से रूल है, आप समझना इसको, विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। जैसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी नॉन जीरो डिजिट मतलब जैसे 4 2 1 3, ये 4 डिजिट है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी एक नंबर है, अगर उसमें एंड में और स्टार्टिंग में कोई नॉन जीरो डिजिट है तो उसके बीच में अगर जीरो हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम क्या बोलेंगे? वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 to 5। क्लियर? जैसे ये एग्जांपल देख लो। उसके बाद में रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? जीरोस बिटवीन बिफोर
फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, चाहे डेसिमल हो, अगर कोई डेसिमल हो या ऐसे हो, किसी नंबर के आगे जीरो है तो वो नॉट सिग्निफिकेंट होते, जीरो काउंट नहीं होते। अगर आप डेसिमल लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं है, यानी ये जो आगे के जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने इसमें 3, कितने 3। उसके बाद में ये आगे की जीरो की बात होगी। अब ट्रेलिंग जीरो की बात करें तो ट्रेलिंग जीरो दो टाइप से, या तो वो डेसिमल के साथ है या डेसिमल के साथ नहीं है। अब ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी 14300। अब इस नंबर में देखो आपके सामने ये जो ट्रेलिंग जीरो है इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो आपके ये जो दो जीरो काउंट सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होंगे। कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। उसके बाद में आपका ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर आपके सामने कोई नंबर है, जैसे ये देख लो 0.06900, आपको पता है कि अगर आगे डेसिमल लगा हुआ है तो ये आपके जीरो क्या होंगे, डेसिमल में सिग्निफिकेंट काउंट होगी, लेकिन आगे वाला तो नहीं काउंट होता है। अभी रूल देखा तो इसमें क्या हो गया 6900, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। तो अपने को इन जीरो में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कैसे आप इसको ध्यान रखोगे कि अगर मान लो हमारे पास में साइंटिफिक नोटेशन से कैसे हम लोग इसको समझे कि अगर कोई भी लिखा हुआ है, जैसे 4.7 आपके सामने 00 मीटर लिख दिया, या आपके सामने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया 0.04700 किलोमीटर लिख दिया, तो आपके यूनिट चेंज हुई है, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। इसमें आपके पहले भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, अब भी 4 है, क्योंकि अब देख लो आगे वाले जीरो तो काउंट होंगे नहीं, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखोगे कि कोई भी अगर मान लो यूनिट अगर चेंज कर रहे हैं, यूनिट के चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। उसके बाद में ये देखो नंबर का, अगर मान लो देखो नंबर में आप देखो तो ये नंबर में अगर मान लो क्या कह रहा है कि कोई एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एवरी नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज a इंटू 10 की पावर b में कोई लिखा हुआ है, तो 10 की पावर b को छोड़ो, जो बेस नंबर a है इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उतने हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 4.700 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 को तो हटाओ, 4.700 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम लोग इसको बताएंगे इसमें 4। तो बेस नंबर है उसमें, जैसे इसमें 3 इसमें 3, बेस नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं 10 की पावर को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स। और देखो अर्थमेटिक रूल्स, अर्थमेटिक रूल्स मतलब अगर आप इसको जोड़ने के और घटाने के रूल्स की बात करो, ठीक है। जैसे हमने क्या लिखा कि हमारे पास में एक नंबर है, ठीक है, उसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया, जैसे 4.237 अपॉन 2.51। ये देखो हम पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अगर मान लो मैं कह रहा हूं 4.237 को डिवाइड करना है 2.51 से, तो आप इस आंसर तो निकालोगे, लेकिन आंसर में कितने पॉइंट तक लिखोगे, यानी उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो रूल क्या कहता है, फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हमें इन दोनों में देखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो भाई देखा ये नीचे वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें देखेंगे कि इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में होने चाहिए। यानी मैं क्या लिखूंगा इसका आंसर 1.69 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मैं इसका आंसर लिखूंगा। क्लियर। ये था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। अगर यही एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता तो मान लो मैं जैसे अलग अलग नंबर लिख रहा हूं, जैसे 436.32 227.2 और 0.301 ये नंबर है, इसको मुझे ऐड करना है मान लो, तो ऐड तो मैं कर दूंगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद में देखो क्या दो डिजिट लिखूंगा, पॉइंट के बाद में एक डिजिट लिखूंगा या 3 डिजिट लिखूंगा, क्या लिखूंगा। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है कि अगर आपके सामने ठीक है, क्या कहता है रूल कि आपके सामने
0.30227.2 और 436.32 नंबर है। इनमें रिजल्ट क्या कहता है, रूल क्या कहता है, फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखेंगे, लीस्ट डेसिमल प्लेस कौन सा है, ये वाला है। तो हमारा आंसर जो आएगा 663.8। क्लियर, आई बात समझ में? तो लिस्ट डेसिमल प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, नंबर लिख देंगे। तो समरी ऑफ रिजल्ट क्या है, समरी ऑफ, हाँ, एग्जैक्ट नंबर इन फॉर्मूलाज, मतलब अगर कोई भी एक एग्जैक्ट नंबर है, जैसे पाई एक एग्जैक्ट नंबर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, इनफाइनाइट, जैसे 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना, ऐसे लिखा हुआ है 4 पाई 3 पाई। तो इनमें जो भी एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं। और अगर मान लो मैं बात करूं किसकी, समरी की, अब देखो इसमें हमने जो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल पढ़े, वो क्या है रूल, देखो इसी 4 पॉइंट्स में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई भी डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल नहीं है तो जो ट्रेलिंग जीरो है, नंबर के बाद में जो जीरो है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और डेसिमल प्रेजेंट है तो उसमें ट्रेलिंग जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है। और अब आगे बात करें लीडिंग जीरो की, लीडिंग जीरो अगर नंबर लेस देन 1 है तो क्या है आपका, या लीडिंग जीरो आपके क्या है, हमेशा नॉट सिग्निफिकेंट होता है। क्लियर, और जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट, और चेंज ऑफ यूनिट डजंट अफेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर, चलो भाई, द डिजिट स्पेशल नॉट ऑन जीरो क्या है, द डिजिट जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल इज नेवर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है इस डेसिमल के आगे भी कितने जीरो लिख दो, है ना, इसमें आपके ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। क्लियर, चलो भाई आगे। अब हम बात करेंगे लिस्ट काउंट की। लिस्ट काउंट की बात करने के लिए हमारे पास में दो हमारे पास में है, क्या है, दो इंस्ट्रूमेंट है। पहला है वर्नियर कैलिपर्स, देखना पहले वर्नियर कैलिपर्स को समझना क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स। देखो इधर, ये वर्नियर कैलिपर्स है, आपके सामने एक मेन स्केल होता है और एक होता है वर्नियर स्केल जो इसके ऊपर स्लाइड करता है। इस बीच में आप क्या रखते हो, ऑब्जेक्ट रखते हो और उसका मेजरमेंट लेते हो। क्लियर, समझ में आई बात? तो वर्नियर कैलिपर्स, तो इसका हमें लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट क्यों निकालना है, अब जब कैलकुलेशन करेंगे, रीडिंग लेंगे, तो हमें इसके डिवीजन से लिस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करके हमें रीडिंग लिखनी होती है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट कैसे निकाले, अगर मान लो मैं लिस्ट काउंट की बात करूं, लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट होता है कि आपका जो मेन स्केल की रीडिंग है, जो आपकी एक मेन स्केल की रीडिंग है ना, मेन स्केल, वन मेन स्केल रीडिंग अपॉन आपके जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है। अब वर्नियर स्केल की बात कर रहा हूं तो वर्नियर स्केल टोटल, टोटल वर्नियर स्केल, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक मेन स्केल की एक रीडिंग क्या है, 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर अपॉन टोटल डिवीजन कितने इस स्केल में, 10 डिवीजन होते हैं, कितने होते हैं, 10। तो इसकी आ गई 0.1 मिलीमीटर, इसका लिस्ट काउंट आ गया वर्नियर कैलिपर्स का। अगर इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर्स का क्या है, लिस्ट काउंट है। चलो, आप वर्नियर कांस्टेंट बोलेंगे तो भी आप लिस्ट काउंट ही निकालेंगे, इसका दूसरा नाम वर्नियर कांस्टेंट या स्क्रू गेज कांस्टेंट होता है। क्लियर, चलो अब इसको देखो, स्क्रू गेज को समझो, ये भी एक, इससे भी छोटी ऑब्जेक्ट को माप मेजर करने का यूनिट है। इसमें भी दो स्केल होते हैं, ये होता है मेन स्केल, इसमें ये होता है मेन स्केल। इस मेन स्केल में आप देखोगे तो ये देखो, ये वाला, और ये उसके ऊपर सर्कुलर स्केल है तो ऐसे घूमता है। जब ये एक 1 से लेके पूरा 100 घूमता है ना, तो यहां से एक पार्ट 1 मिलीमीटर घूमता है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें कि भाई वो लिस्ट काउंट क्या होगा, तो आप क्या करोगे, वही कि वैल्यू ऑफ 1 पिच स्केल रीडिंग, या जो स्क्रू गेज स्केल का मेन स्केल रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर होती है और डिवीजन कितने 100 है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.01 मिलीमीटर, या हम कह सकते हैं सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर, आपको पता है एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो वहां से मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, ये हो गया आपके स्क्रू गेज का और इसका लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का। अब हम एरर पढ़ते हैं। एरर क्या होती है, देखो इधर हमारे सामने मान लो कोई भी एक वैल्यू है,
अगर मान लो मैंने कोई एक ऑब्जर्वेशन किया है और ऑब्जर्वेशन करने में कुछ ना कुछ तो एरर रह जाती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, जिससे जो मेरा आंसर है और उसकी जो मेजर्ड जो वैल्यू है या जो मैंने मीन वैल्यू निकाली उनमें उनमें क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो उनका जो डिफरेंस है वो क्या होता है, एरर होता है। यानी मान लो एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके मैंने ऑब्जर्वेशन लिए। आपको पता है कि जब रैंडम एरर की हम बात करते हैं, देखो एरर जो अलग अलग टाइप की होती है वो इतनी पूरी थ्योरी हम नहीं बता रहे, आपको क्रैश कोर्स के हिसाब से मैं चीजें बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है। रैंडम एरर हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के क्या रहती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं। आप देखा आपने 11th या 12th में आप प्रैक्टिकल करते हो तो टेबल ऑब्जर्वेशन टेबल में 5 से 6 ऑब्जर्वेशन लेते हो, फिर उनका मीन लेते हो ताकि रैंडम एरर कम आए। तो अगर मान लो मैं एक एग्जांपल से समझना कि एरर एक्चुअली में एरर होती क्या है। ठीक है, हमने क्या किया, मान लो एक पेंडुलम लिया, ठीक है, एक पेंडुलम लिया, इसका हमें टाइम पीरियड मेजर करना है। ठीक है, तो मैंने पहला ऑब्जर्वेशन किया T1, इसका टाइम पीरियड मेजर हुआ 2.2 सेकेंड। ठीक है भाई, सेकेंड मैंने किया, इसका मेजर हुआ 2.1 सेकेंड। ठीक है, थर्ड किया 1.8 सेकेंड। ठीक है, और फोर्थ मैंने मेजर किया 1.9 सेकेंड। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 4 ही ले रहा हूँ, हम और भी ले सकते लेकिन 4 लेकर हम कम कैलकुलेशन में, आपने को जल्दी समझना है। ठीक है, 4 लिया। अब ये क्या है, इसकी 4 ऑब्जर्वेशन ले लिया आपने। तो अब 4 ऑब्जर्वेशन में पूछूंगा भाई टाइम पीरियड क्या, तो आप इन चारों में से क्या बताओगे, आप कोई भी एक थोड़ी बताओगे, 1.9 बताओगे तो ये 2.2 बोलेगा भाई मेरे को नहीं बताया। हम क्या करते हैं, कम एरर करने के लिए इसका मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मीन। तो इस टाइम पीरियड की जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू वो क्या है, 2.2 प्लस 2.1 प्लस 1.8 प्लस 1.9 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे क्या हो गई, 2 2 4 6 और 8 बाय 8.0 बाय 4, ये हो गई आपका 2.0 सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई, मीन वैल्यू आ गई। क्या आ गई, मीन वैल्यू। अब हमें अगर एरर निकालना है तो मेरी जो मीन वैल्यू है या फिर जो ट्रू वैल्यू है, हम जो चारों ऑब्जर्वेशन मैंने बताया कि ये वैल्यू है किसी को बताने लायक, लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया उसमें वो वैल्यू है, तो उसका जो अपने पास जो मेजर्ड वैल्यू थी उसका जो डिफरेंस है वही क्या है, एरर। फॉर एग्जाम्पल यहां समझो, आप एग्जाम्पल से समझो। अगर मैं बोलूं कि भाई तुमने जब पहला ऑब्जर्वेशन किया तो उसमें एरर कितना था, तो आप कहोगे कि यार 2.2 है और यहाँ पे 2 सेकेंड है, तो 0.2 का क्या है, एरर है। 0.2 का क्या है, एरर। यानी आप मीन में से आपने क्या किया, मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया और आपको एरर पता चल गया। इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। इनको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, जैसे मान लो हमारे पास में मीन वैल्यू क्या आई टाइम पीरियड की, 2.0 सेकेंड। अगर मान लो पहले ऑब्जर्वेशन की मैं एब्सोल्यूट एरर बात करूं, मतलब डेल्टा T1 बात करूं, तो हमारे पास में मीन वैल्यू 2.0 माइनस 2.2 सेकेंड, ये क्या गया, माइनस का 0.2 सेकेंड। ठीक है, चलो माइनस का 0.2 सेकेंड। और अगर एब्सोल्यूट एरर सेकेंड ऑब्जर्वेशन निकालू तो 2.0 माइनस 2.1 इज इक्वल टू माइनस का 0.1 सेकेंड। ठीक है, डेल्टा T3 आ गया आपके पास में 2.0 माइनस 1.8, ये हो गया आपके पास में प्लस का 0.2 सेकेंड। ठीक है, और डेल्टा T4 आ गया हमारे पास में 2.0 माइनस 1.8 इज इक्वल टू प्लस का 0.1 सेकेंड। ये क्या आ गए मेरे पास में, चारों इंडिविजुअल एरर आ गए। क्या आ गए, चारों ऑब्जर्वेशन की इंडिविजुअल एरर आ गई, इंडिविजुअल एरर आ गई। ठीक है, तो हमारे सामने कि हम अब किसी को बताया कि भाई आपको बोला गया कि टाइम पीरियड मेजर करो, आपने बोला सर 2.0 सेकेंड, मैंने 4 ऑब्जर्वेशन लेके मीन निकाल के बता दिया, लेकिन पीछे से मैंने पूछा एरर, तो आप इन चारों का कौन सा एरर बताओगे। और एरर आप इसे माइनस और इसका माइनस और ये इसका प्लस और इसका प्लस आप जोड़ोगे तो इसका 0 हो रहा है। एरर जोड़ के भी नहीं बता सकते कि सर इतना एरर हो रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि जब हमारे पास में मोर देन लिमिटेड, जब हमारे पास में ऑब्जर्वेशन होते हैं या मतलब कुछ ज्यादा, अगर मान लो मोर देन 2 अगर हमारे पास में चीजें हैं, मोर देन 1 चीजें हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी एक फेयर वैल्यू बताने के लिए हम क्या करते हैं, उसका मीन लेते हैं। तो यहां एरर का भी मीन ले लो, तो उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर।
यानी आपकी जो डेल्टा टी है टाइम पीरियड की मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इनको मॉड्यूलस लेके। क्यों? क्योंकि एरर हमेशा जुड़ेगी, आपकी एरर कभी माइनस में नहीं होती, ध्यान रखना। एरर कभी कम नहीं होती, यानी गलतियां कभी कम नहीं होती। सिंपल सी बात है बेटा, गलतियों का हो चाहे पापों का हो, घड़ा भरता है और घड़ा भरते भरते एक दिन पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है। डेल्टा टी एम इज इक्वल टू डेल्टा टी वन प्लस डेल्टा टी टू प्लस डेल्टा टी थ्री प्लस डेल्टा टी फोर। इन चारों का मॉड्यूलस का सम अपॉन 4, इसका मीन आ जाएगा। ठीक है। क्या क्या है? 0.2, 0.1, 0.1, 0.6, क्या आ गया? 0.6 अपॉन 4, या आप इसको बोलो, ये आ जाएगा आपका, डिवाइड करोगे 4 से, 6 डिवाइडेड बाय 4 1.5, तो ये हो गया 0.15 सेकेंड। दिस इज द एरर। ये क्या है? आपकी एरर। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे कि यार इस मैंने जो 4 एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन किए ना, तो मेरे पास इस टाइम पीरियड को मेजर करने में एरर क्या आई? 0.15। और अगर आप यही तो कहते हैं, आप इसको आंसर क्या दोगे कि भाई टाइम पीरियड और एरर दोनों आपने साथ में कैलकुलेट करके बता दिया। आंसर क्या दोगे कि जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड जो हमने कैलकुलेट किया है वो क्या है आपका, कि 2.0 सेकेंड प्लस इसमें एरर है आपका 0.15। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए ऐसे। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एरर होती है ऐसे लिखी हुई, और ये आपकी मीन वैल्यू होती है। ठीक है। चलो, समझ में आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। हाँ, अब ये आपसे पूछे मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालें, तो आपको पता है कि मीन वैल्यू निकालेंगे, फिर सबकी एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे और उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। अगर आपसे पूछता है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, जो क्या होती है, जो आपने निकाल रखा है उन सभी एरर का मीन वैल्यू, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन उनकी मीन वैल्यू। जैसे हमने ये बात करी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? ये तो वैल्यू आपकी डेल्टा टीएम है, और ये क्या है आपकी डेल्टा ये टीएम, मीन वैल्यू। ये मीन वैल्यू है, ये क्या है आपकी जो टाइम पीरियड है उसका मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है? मीन वैल्यू। तो हमारे सामने क्या हो गया कि जो रिलेटिव एरर निकालनी है, रिलेटिव एरर, वो मीन वैल्यू क्या है? मीन वैल्यू है कि हमारे पास में 0.15 अपॉन जो मीन वैल्यू है वो क्या है? 2.0 है कि नहीं? तो हमारे सामने इसकी मीन वैल्यू क्या आ गई? क्या आ गई मीन वैल्यू? 15/200, 7.5 अपॉन 100, तो क्या हो गई? 0.075। ये क्या है? आपकी फ्रैक्शनल एरर आ गई या रिलेटिव एरर आ गई। ठीक है। अगर यही आप इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करते हो, परसेंटेज एरर, तो बहुत सिंपल है। परसेंटेज एरर क्या है? ये रही भाई परसेंटेज। फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल एरर को क्या कर दो? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, यानी आपकी अभी जो 0.075 आपकी जो एरर थी, इनको 100% कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगी? 7.5%। क्या है आपकी परसेंटेज एरर? परसेंटेज। हमने बात करी रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर की, ये परसेंटेज एरर। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखो, हमने एरर निकालनी सीख ली, अगर मान लो अब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर निकालना है, जैसे अगर मैं बात करूं कि एडिशन ऑफ एरर, फॉर एग्जांपल मेरे को एक लेंथ दे रखी है L1 इज इक्वल टू 2.0 प्लस 0.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1, ये हमें लेंथ दे रखी है इसकी, और एक और L2 लेंथ दे रखी है मेरे को, L2 इज इक्वल टू 3.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अगर मान लो मुझे लेंथ ऐड करनी है L1 प्लस L2, है ना, एडिशन करना है मुझे लेंथ का, तो L1 प्लस L2 क्या होगा? L1 प्लस L2, तो जो लेंथ आ जाएगी ये 2 और 3 कितना हो गया? 5.0 प्लस माइनस
एरर क्या होगी, इसकी जो एरर है डेल्टा L1 ये है और ये है आपकी डेल्टा L2, ठीक है। तो एरर ऐड हो जाएगी, एरर क्या हो गई 0.1 और 0.2 0.3 सेंटीमीटर इस टाइप से। अगर सब्ट्रैक्शन होता तो मैं क्या करता, अगर कोई मान लो L1 L2 माइनस L1 करता ना, तो मैं क्या करता, यहां पर L क्या आ जाती मेरे पास में 3 माइनस 2 1.0 प्लस माइनस, लेकिन जो एरर है एरर हमेशा ऐड होती है, एरर क्या आती 0.3 सेंटीमीटर आती। क्लियर, आपको एडिशन और समझ में आया। और अगर मान लो मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो मल्टीप्लीकेशन में रिलेटिव एरर क्या हो जाती है, अगर आपके सामने x इज इक्वल टू ए बी दो कोई क्वांटिटी है तो आप जो डेल्टा एक्स बाय एक्स की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, है ना। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100% करके कर सकते हैं। और अगर मान लो ऐसे कोई डिवीजन में और पावर में एक साथ हो जाए, कोई एक क्वांटिटी है मान लो ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी, तो अगर इसकी मुझे डेल्टा एक्स बाय एक्स निकालना है फ्रैक्शनल एरर, तो देखो पावर ध्यान रखना आगे आ जाती है और बाकी वही फ्रैक्शनल एरर एक ही 2 डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस डेल्टा डी बाय डी। क्लियर, आई बात समझ में। ये हमारे पास में कब क्या प्रोपोगेशन ऑफ एरर, जब एरर आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होती है और उनके ऊपर पावर होती है तो कैसे होती है, ठीक है। अभी एग्जांपल करेंगे इसके बाद आगे। चलो इसके बाद डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है उसमें उस फंडामेंटल क्वांटिटी के कितने पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई यूनिट है कि किसी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मान लो फोर्स की ये यूनिट है ना, फोर्स की जो यूनिट है इस यूनिट में किलोग्राम है, मीटर है और सेकेंड है, इनको एमएलटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी मास को एम के फॉर्म में कैपिटल एम, लेंथ को कैपिटल एल के फॉर्म में और टाइम को कैपिटल टी के फॉर्म में और करंट को ए के फॉर्म में, है ना, टेम्परेचर को के फॉर्म में, इनको रिप्रेजेंट करना ही हमारी क्या है डायमेंशन। जितना इससे पता चलेगा कि आपके सामने कितने कितने किलोग्राम में कितने मीटर है कितना सेकेंड है। जैसे इसकी डायमेंशन मास कितना एक है तो m1, लेंथ कितनी एक L1, T नीचे पावर है तो -2, इस टाइप से डायमेंशन लिखनी आपको आनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में आपको फॉर्मूले पता होनी चाहिए और फॉर्मूले से आपको यूनिट और यूनिट से आपको डायमेंशन निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे प्रेशर की मान लो डायमेंशन पूछ ली, प्रेशर की आपको पता है प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे करे। और न्यूटन की डायमेंशन पता है m1 L1 T -2 अपॉन L स्क्वायर, तो यहां से प्रेशर की आ गई m1 L -1 T -2, ये आपको ऐसे निकालने आनी चाहिए, है ना। पावर की बोलेंगे तो P इज इक्वल टू W बाई टी एक्सेट्रा, है ना। फोर्स कुलॉम फोर्स, है ना, F इज इक्वल टू 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ये तो फोर्स है, फोर्स की तो न्यूटन ही रहेगी, लेकिन यहां से चार्ज की और ये सब एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट की, ये सब आप फॉर्मूलों से आप क्या कर सकते हो, यूनिट और यूनिट से आप डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात है कि इस डायमेंशन के एप्लीकेशन और प्रिंसिपल की मैं जब बात करूं तो हमारे पास में इस डायमेंशन का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रहता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। ये क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी फिजिकल एक्सप्रेशन हो या कोई इक्वेशन है, अगर वो करेक्ट है, वो करेक्ट तभी होगी जब उसकी LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें एक इक्वेशन लेके देख रहे हैं हम लोग कि S इज इक्वल टू मान लो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ये हम इससे चेक करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर LHS की जो डायमेंशन है, LHS की डायमेंशन में अगर हम बात करें तो क्या है, अपने सामने S डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये L1 इसकी डायमेंशन होगी। और अगर RHS की डायमेंशन की अगर हम बात करें, RHS की डायमेंशन, अपने को पता है कि ये दो टर्म है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। ध्यान रखना टर्म में टर्म जब ऐड होती है तो सेम डायमेंशन की होती है तभी ऐड होता है। जैसे लेंथ में लेंथ ऐड होगी और लेंथ आएगी, किलोग्राम में किलोग्राम ऐड होगा और आएगा वो भी किलोग्राम आएगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ये है इसका मतलब ये तभी करेक्ट होगा जब ये भी डिस्टेंस होगी ये भी डिस्टेंस होगी। चलो देख लेते हैं। पहले यूटी की बात करें अगर हम, तो यूटी की डायमेंशन क्या होगी, यू क्या है वेलोसिटी,
इनिशियल वेलोसिटी तो L1 t माइनस वन इंटू टी टाइम है इसकी T1, तो ये अपने सामने क्या आ गई L1, ठीक है भाई, ये भी डायमेंशन सही है। ऐसे अगर हाफ AT स्क्वायर की हम चेक करें तो हाफ तो कांस्टेंट है, ए क्या है एक्सेलरेशन L1 t माइनस टू और टी स्क्वायर बोले तो टाइम का स्क्वायर, ये भी आपका क्या आया L1। तो हम कह सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ LHS है दैट इज डायमेंशन ऑफ RHS, यानी ये एक्सप्रेशन फिजिकली करेक्ट है या ये एक्सप्रेशन सही है, डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर? एक तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करने के लिए। तो ये अब डायमेंशन भी की एप्लीकेशन की बात करूं, यूजेस की बात करूं, तो सबसे पहला यूजेस तो अभी होमोजेनिटी प्रिंसिपल में देखा कि अगर कोई भी फॉर्मूला है उसकी करेक्टनेस चेक करेंगे, कहां से करेंगे? होमोजेनिटी प्रिंसिपल से, ये करेक्ट है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर, चेक करके बताए क्या ये सही है कि नहीं है। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि यहाँ पे ये एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो LHS में अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो इधर एनर्जी, तो एनर्जी की डायमेंशन होती है m1 L2 t माइनस टू, है कि नहीं। और यही अगर RHS में डायमेंशन हो, RHS की डायमेंशन हम बात करें मास की डायमेंशन m1, ठीक है, और उधर क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी L1 t माइनस वन का स्क्वायर, तो ये होगी आपके सामने m1 L2 t माइनस टू, यानी दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल है, यानी ये फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट है, ये इक्वेशन क्या है? करेक्ट फिजिकल इक्वेशन। क्लियर? दूसरा क्या यूज है इसका? डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। 11th क्लास में आपने ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए होंगे कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम पीरियड है, एक कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ पे, जी पे और मान लो एम पे डिपेंड करता हो, है ना, तो उसमें बताओ कि ये फॉर्मूला क्या होगा कि करता है कि नहीं करता है। अब तीन क्वांटिटी है, ठीक है, तो एम बॉब का मास है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और एल लेंथ है। तो मैंने कहा कि भाई मान लेते हैं कि डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ की पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, जी की पावर बी पे और एम की पावर सी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस डायमेंशनल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से मैं ये कहूँ अगर इस फॉर्मूले को डिराइव करूं तो मैं क्या कहूंगा कि ये फॉर्मूला करेक्ट होगा अगर मान लो दोनों साइड डायमेंशन क्या होनी चाहिए? करेक्ट इक्वल होनी चाहिए। फिजिक्स तो ये कहते हैं, फिजिक्स की होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है। मैंने कहा ठीक है, तो अब फॉर्मूला बनेगा तभी जब इनकी डायमेंशन इक्वल होगी। तो अगर मान लो LHS की मैं अगर बात करूं, LHS, ठीक है, LHS की अगर मैं बात करूं तो LHS में मेरे पास क्या है? डायमेंशन है t की पावर 1, क्योंकि टाइम पीरियड है तो t की पावर 1। अब देख लेते हैं RHS में, ठीक है, RHS में अगर हम देखें तो इधर हमारे पास में क्या है? L जो क्या है? लेंथ है, L की पावर 1 a, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है L1 t माइनस टू की पावर b, और m क्या है? मास, यानी m की पावर 1 c, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो LHS इज इक्वल टू, LHS शुड बी इक्वल टू RHS, है कि नहीं? यानी ये जो डायमेंशन T1 है वो इस डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए, L1 की पावर, ये अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख ले कि पहले इधर है m की पावर c और L1 a और b, L1 की पावर a प्लस b और t की पावर माइनस 2b, ये करेक्ट होना चाहिए अगर मान लो ये फिजिक्स का फॉर्मूला अगर बने तो मैंने कहा इसको कंपेयर करो, माइनस c इज इक्वल टू आ गया 0, a प्लस b आ गया आपके पास में 0, और 2b माइनस का 2b इज इक्वल टू 1 है तो b इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो यहां रखोगे तो a आ गया आपके पास 1/2, तो यहां पे abc की वैल्यू आ गई, तो फॉर्मूला t इज इक्वल टू k l की पावर a, यानी 1/2, g की पावर माइनस 1/2 और m की पावर 0, तो वो 1 हो गया। तो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास में k रूट में l/g, और आपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा है ऑसिलेशन में, ध्यान रखना कि टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2π रूट में l/g, यहाँ पे देखो k की वैल्यू क्या है? 2π है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। आ रही बात समझ में? अब हमारे पास में थर्ड जो इसका यूज है वो क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला इज यूजफुल टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। आपको पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती दैट इज n इंटू यू,
यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो वैल्यू है वो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट के मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अगर मान लो आप n की वैल्यू बढ़ाओगे तो इधर डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन की यूनिट है वो छोटी वाली हो जाएगी, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल u होता है। ये चीज हमने पढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब चीज हमने पढ़ी है तो हमें पता है कि भाई अगर मान लो एक से दूसरे में चेंज करें तो आपको पता है यहाँ M1 L1 T1 ये एक यूनिट में होते हैं और दूसरे मान लो मेमकेस में, तो नीचे CGS में रख के उनकी वैल्यू करके आप 11th क्लास में पूरा करते हो, लेकिन हम अभी वो नहीं करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट करना बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर बोल दिया गया कि 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं, आपको पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब इसको कन्वर्ट कैसे करें? आपसे सामने आ गया एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो आप क्या करोगे? सीधा MKS में इसका यूनिट लिखो, 1 न्यूटन, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 किलोग्राम kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है कि इसको डायन में कन्वर्ट करना मतलब CGS में कन्वर्ट करना है, तो 1 kg की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1000 kg इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 10⁵ डायन। इस किलोग्राम kg सॉरी ये यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁵ ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं? डायन बोलते हैं। 10⁵ डायन, ठीक है। ये 1 न्यूटन में हो गया। ऐसे ही आपने किया था 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है ना, ऐसे ही निकालते हैं। और कोई भी मान लो कोई भी एक क्वांटिटी हो उसमें आपको करना है तो सीधा आप MKS से CGS में उसकी वैल्यू पुट कर दो, आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये हो गया अपने डायमेंशन के एनालिसिस, डायमेंशन ऑफ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपके जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन सबकी डायमेंशन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको इन सभी जितने भी डायमेंशन है इन सब के आपको क्या पता होने चाहिए? फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला सभी जितने भी आपके 11th और 12th में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं उनका फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे? यूनिट निकालेंगे, और उसी यूनिट से हम लोग क्या निकालेंगे? उसकी डायमेंशन निकालेंगे। वरना आप ये रटने वाला काम आपको नहीं करना है, ठीक है। इन्हीं से हम क्या निकालेंगे? इसकी डायमेंशन निकालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे पूछा कि डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो G है, इसकी डायमेंशन क्या है? तो अब इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास में हमें पता है कि भाई ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है G, इसका फॉर्मूला कहाँ आएगा कि भाई F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G M1 M2 ठीक है, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा? FR स्क्वायर अपॉन M1 M2। इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई? भाई डायमेंशन आ गई न्यूटन की M1 L1 T-2 इंटू L स्क्वायर अपॉन मास की M स्क्वायर, ठीक है। तो ये गई M-1 L3 T-2। ये क्या आ गई हमारे पास में? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या आ गई? यूनिट आ गई, डायमेंशन आ गई। ऐसे ही आपके सामने कोई भी मान लो जैसे प्रेशर पूछ लिया तो F अपॉन A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी M1 L1 T-2 अपॉन L2। तो ये हो गई आपके पास M1 L-1 T-2, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप इजीली उनकी डायमेंशन निकाल सकते हो। तो बेटर यही रहेगा कि आप रटने की बजाय इनके फॉर्मूले याद करके और फिर डायमेंशन निकालो। और रटने जैसा काम कहीं फिजिक्स में होता नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने डायमेंशन है वो आपके सामने मैं लेके आया हूं। ये देखो, इनको आप फॉर्मूलों से निकालोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा कि कैसे एक ठीक है। देखो पावर की पहले बात करें हम अगर पावर की, तो देखो पावर जो है क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। तो वर्क अपॉन टाइम से क्या हो गया? M1
वर्क की क्या होगी, वर्क की डायमेंशन क्या होगी, m1l2 t-2 अपॉन t1। तो ये हो गया आपके सामने m1l2 t-3, ये क्या आ गई, डायमेंशन आ गई पावर की। ठीक है, ऐसे ही आप प्रेशर है ना, स्ट्रेस, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ये इन सब की एक जैसी होती, ध्यान रखना। प्रेशर और फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये अभी हमने निकाली। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आपके सामने, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, mr²। तो ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए, जैसे फोर्स, थ्रस्ट, टेंशन, वेट, इन सब का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आपको न्यूटन की इजीली आप बता सकते हो डायमेंशन। ठीक है, ये जैसे लीनियर मोमेंटम और इंपल्स की सेम होती है, वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इन सब की एक जैसी होती है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद और ये देखो, जो जितने भी मॉड्यूलस है, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, इन सब की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। इन सब की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वेबर, और डेंसिटी क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको फ्लक्स हमेशा ध्यान रखना एरिया में निकालते हो। तो डेंसिटी देखो, लीनियर डेंसिटी भी होती है, लेंथ डिवाइड बाय लेंथ भी होता है, डिवाइड बाय एरिया भी होता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम डेंसिटी। लेकिन अपने को कौन सी डेंसिटी निकालनी, लेकिन उसमें अभी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स हमेशा एरिया से पास होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पास होता है। तो यहाँ पे एरिया है, तो ये जो फ्लक्स डेंसिटी है φ/a। ठीक है, इसके बाद में फोटोन फ्लक्स डेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ वेव, लुमिनेंस है ना, इन सब की डायमेंशंस भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि C इज इक्वल टू हीट, या जो हीट एनर्जी है, अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हीट की क्या होती है, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, यहां से इसकी आप क्या बना लोगे, डायमेंशन बना लोगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन Q इज इक्वल टू ml है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन L क्या हो जाएगा, Q/m जूल पर केजी। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह ये सब आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर का आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू h न्यू से है ना, रेडियो एक्टिविटी के कांस्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब आपको। अब बाइंडिंग एनर्जी है तो क्या, एक तरह की एनर्जी तो है, एनर्जी तो है। एनर्जी की डेंसिटी डायमेंशन मतलब m1l2 t-2। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट है, जिसकी ऐसा यूनिट क्या है, बेकेरल पर सेकेंड t-1। चलो, ये हो गया, हमने चैप्टर की सारी चीजें जो मेन चीजें थी शॉर्ट फॉर्म में हमने देखी। हो सकता है आपने कोई चीजें डिटेल में नहीं देखी हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने 11th-12th अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि हम ये नीट के लिए बना रहे हैं। अब इसमें हम क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए गिवन क्वांटिटी, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए गिवन क्वांटिटी। हमें पता है कि किसी भी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होती है, Q इज इक्वल टू n इंटू यू। क्या होती है, Q इज इक्वल टू n इंटू यू। यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके यूनिट के। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। क्लियर। उसके बाद में यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर, यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर क्या होता है भाई, आप जब गैल्वेनो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पढ़ते हो है ना, उसमें आप देखते हो I इज इक्वल टू के फाई। फाई क्या होता है यहाँ पे, एंगल। लेकिन जो, जैसे ये तो डायमेंशन लेस है K, लेकिन जो K होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन फैक्टर, RF बोलते हैं। अब ये K किसके इक्वल हो गया, करंट के इक्वल, तो करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, तो इसकी भी क्या होगी, एम्पियर। चलो, उसके बाद में यूनिट, लुमेंस इज द यूनिट ऑफ,
लुमेंस इज द यूनिट ऑफ, ये जो लुमेंस होता है ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है यूनिट लुमिनस फ्लक्स की, याद रखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस की जो यूनिट होती है वो होती है आपके सामने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो किसकी होती है, प्रेशर की होती है, वो यूनिट होती है इसकी। क्योंकि आपको यंग्स मॉड्यूलस आपको पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है लेकिन स्ट्रेस क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर ये नहीं होगी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है, बाकी तो देखो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये सीजीएस यूनिट है, मेगा पास्कल प्रेशर की यूनिट है, तो ये भी एक जो यंग्स मॉड्यूलस है उसकी यूनिट प्रेशर की यूनिट जैसी ही होती है। इसके बाद में यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर क्या दे रखा हमें, एक यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू दे रखी है 18 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू एसआई में बतानी, यानी एमके सिस्टम में डाइन को आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना। आपको पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, क्लियर। तो 1 डाइन आपका हो जाएगा 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। और आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बस ये वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पे, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कि 18 इंटू 10⁻11 डाइन को हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻5 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में 18 इंटू 10⁻11, ये 10⁻⁻4 और -1, -4 और -5 क्या बचा, -1 बचा, यानी 10⁻⁻1। तो हमारे पास में आंसर आ गया 18 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख लो ये कौन सा ऑप्शन है, 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आपको ये सारे प्रैक्टिस वापस घर पे खुद को क्वेश्चन करना है, और फिर आपके सामने जो भी मॉड्यूल आती है, जो भी बुक आपके पास है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे घर पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रेसाइज, मोस्ट प्रेसाइज का मतलब हो गया कि आप जब कोई भी मेजरमेंट करते हो तो सबसे कम एरर किस में आ सकता है, सबसे कम एरर। अगर मान लो हम 5 किलोमीटर की बात करें, ये किलोमीटर में, ये मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। अगर मान लो मिलीमीटर का कोई अगर डिवाइस है तो उसमें एरर भी मिलीमीटर में आएगा। किलोमीटर मेजर कर रहा हूं तो आपकी एरर बहुत ज्यादा आ सकती है, 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। तो जो मिलीमीटर का होता है वो बहुत ज्यादा प्रेसाइज होता है, ठीक है। पॉइंट के बाद इसमें भी 2 डिजिट है, सब में भी है। तो हमारा ये 5 मिलीमीटर क्या है, मोस्ट प्रेसाइज है। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द नंबर्स। हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना, हमें रूल पता है। पहला नंबर है 23.023। इसमें देखेंगे, इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर की मैं बात करूं तो मुझे पता है कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी डिजिट है या जीरो है वो सब है, वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो 3 to 5, इसमें कितने आ गए, सिग्निफिकेंट 5 आ गए। अगला 0.003, हमने रूल पढ़ा था कि अगर मान लो डेसिमल नंबर है तो उसके जो आगे के जो जीरो है वो क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर ये 3 जीरो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ 3 काउंट होगा, तो सिग्निफिकेंट हो गया 1। उसके बाद में 2.1 इंटू 10⁻⁻3, मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले कि a इंटू 10⁻b के फॉर्म में कोई नंबर है तो a जो बेस होता है इसमें जितने नंबर होते हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो यहाँ 2.1 में 2 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2। तो 512 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्लियर, आपके चीजें पता होनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज यूज किया है, ध्यान रखना, जिसका लिस्ट काउंट दे रखा है हमें। लिस्ट काउंट हमें पता भी है 0.001 सेंटीमीटर होता है या 0.01
मिलीमीटर होता है। लिस्ट काउंट 0.01001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग, जो इस स्क्रू गेज की मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग क्या दे रखी है, इज 5 मिलीमीटर, है ना, 5 मिलीमीटर। एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिवीजन, यानी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो क्या है, 25 डिवीजन। कितनी, 25 डिवीजन। द रेफरेंस लेवल इफ स्क्रू गेज हैज ए जीरो एरर ऑफ -0.004 सेंटीमीटर, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज। अब यहां पे देखना, आपको एरर जब चैप्टर पढ़ते हो तो अपने बताया कि मैंने बताया कि आपकी जो रीडिंग होती है एरर को लिखने की, या इस वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की, वो रीडिंग हम कैसे लिखते हैं, रीडिंग लिखते हैं हम लोग कि जो मेन स्केल रीडिंग है, चाहे वो स्क्रू गेज की हो या वर्नियर कैलिपर्स की हो, ठीक है, मेन स्केल, जो मेन स्केल की रीडिंग प्लस माइनस आप किसकी रीडिंग, आप उसकी बात करोगे, वर्नियर स्केल है तो वर्नियर स्केल की रीडिंग, या अगर आपके पास स्क्रू गेज है तो स्क्रू गेज की जो सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ये रीडिंग होती है। ये है नॉर्मल। अगर आपको जीरो एरर दे रखा है, अगर आपको जीरो एरर दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखना माइनस में जीरो एरर, जीरो एरर भी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए। हमें बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ऐसे इस टाइप का, ये 2018 क्वेश्चन है, तो ये आपको ये पहले पता होना चाहिए कि हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें जो जो चीजें चाहिए वो चीजें हम लोग निकाल लेंगे और हमें इसको कर लेंगे, ठीक है। तो हमें आंसर सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, लिस्ट काउंट भी सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये जीरो, ये 5 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर। हाँ, अब हम बात करें रीडिंग, तो इसकी रीडिंग क्या होगी, ये रीडिंग ही पूछ रहा है आपसे डायमीटर की, डायमीटर मेजरमेंट कर रहा है वो स्क्रू गेज से, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0.5 प्लस माइनस, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे जब एरर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे प्लस की, ठीक है। चलो, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है, 25 डिवीजन, 25, और लिस्ट काउंट क्या है, 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस जीरो एरर कितनी है, माइनस का 0.004। ये सारी की सारी मेजर हमने मेजरमेंट क्या ले ली, सेंटीमीटर में ले ली। अब इसको जोड़ लो, 0.5 प्लस ये 0.025, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.004। अब आप इसको जोड़ ऐड करोगे, 0.525 प्लस 0.004, और ये हो जाएगा 0.525 और 49, 0.529 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन है फोर्थ, डी ऑप्शन। क्लियर। आप इस टाइप की क्वेश्चन करने के लिए याद रखोगे, ये आप बस इसमें वर्नियर कैलिपर्स आए तो यहाँ पे वर्नियर स्केल की रीडिंग लिख दोगे और उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है। चलो आगे। इसके बाद में कि अगर मान लो आपको बोला, if the error in the measurement of a radius of a sphere is 2%, then error in the determination of volume of the sphere will be। हमें एरर फाइंड करनी, किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम की एरर फाइंड करनी है, परसेंटेज एरर, मतलब हमें डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%, ये फाइंड करना है। और हमारे पास में गिवन क्या है, रेडियस की क्या है, परसेंटेज एरर, यानी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% आपको गिवन है कितना, 2%, ठीक है। हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, आप किसकी बात कर रहे हो, स्फीयर की बात कर रहे हो, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इनकी अगर फ्रैक्शनल एरर निकालूंगा तो डेल्टा वी अपॉन वी, ये तो कांस्टेंट है, हट जाएगा, तो 3 डेल्टा आर बाय आर, बता रखा है कि पावर आगे आ जाती है। क्लियर है। और फ्रैक्शनल एरर डेल्टा आर बाय आर। परसेंटेज एरर करोगे तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100%, ठीक है। और आपको पता है 3 इंटू ये क्या है, परसेंटेज एरर इन रेडियस, जो कितनी दे रखी है, 2%, तो हमारे पास आंसर आ गया 6%। क्या आ गया, 6%। क्लियर। चलो भाई, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन पूछे हुए, ध्यान रखना एरर से। अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इसी 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 बेसिस पे क्वेश्चन, कोई अलग थोड़ी है। देखो इसको,
क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, फाइंड एरर इन पी। यानी आपको पी एक क्वांटिटी दे रखी, फॉर्मूला दे रखा है, P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी। अब वो कह रहा है कि इन चारों को फिजिकल क्वांटिटी की जो हमने एरर दे दी है, आप P में निकालो। तो P की परसेंटेज एरर क्या होगी, डेल्टा P बाय P इंटू 100%। मैं अब सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पता है 3 आगे आ जाएगा, 3 डेल्टा A बाय A इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा B बाय B इंटू 100%, ठीक है, प्लस डेल्टा C बाय C इंटू 100% प्लस डेल्टा D बाय D इंटू 100%, चाहे डिवाइड में चाहे मल्टीप्लाई में हो, एरर हमेशा ऐड होती है, ये आपको याद रखना है। तो ये 3 इंटू ए में परसेंटेज एरर 1% प्लस 2, बी में परसेंटेज एरर 2%, सी में परसेंटेज एरर 3%, डी में परसेंटेज एरर 4%। ऐड कर लो इनको, 3 और 4 7 और 3 10 और 4 14% जो है ये P में हमारे क्या है, एरर है। तो 14% क्या है, ऑप्शन अपना ए। क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके आ जाने चाहिए, घर पे वापस करना, ध्यान रखना। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। चलो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, यानी ये हो गया रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा होगा, ये क्या होता है, c होता है। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो डायमेंशन होगी मीटर पर सेकेंड, LT-1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ए वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिवीजन ऑफ ए वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इफ 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 मिलीमीटर, द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर। 2024, ये नीट के 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट मतलब हमें क्या निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है। क्या निकालना है, लीस्ट काउंट। तो अगर मान लो MSD और VSD में लीस्ट काउंट निकालूं तो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर। चलो, अब यहां पे क्या कह रहा है कि आपके n+1 जो डिवीजन है किसके, वर्नियर स्केल के, वर्नियर स्केल के डिवीजन है वो किसके साथ कोइंसाइड हो रहे हैं, n डिवीजन किसके, मेन स्केल के, मेन स्केल के n डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो वर्नियर स्केल, एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो गया, n/n+1 MSD, ठीक है। चल, तो हमें लिस्ट काउंट निकालना, लिस्ट काउंट हमारा क्या है, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD मेन स्केल डिवीजन। क्यों मैं मेन स्केल डिवीजन रख रहा हूं, क्योंकि मुझे इसने एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे रखी है 0.1, तो मैं इसमें VSD की वैल्यू रख दी मैंने। तो ये हो गया n/n+1 MSD, ठीक है। आप इसका एलसीएम लोगे तो n+1 MSD माइनस n MSD क्या हो गया, 1 MSD, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूं, ये मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम n+1 हो गया तो n+1 MSD में से n MSD माइनस हो गया तो 1 MSD बचा अपॉन n+1, ठीक है। और आपको पता है एक MSD की वैल्यू दे रखी है आपको, n+1 अपॉन n+1, एक MSD की वैल्यू दे रखी है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। 0.1 मिलीमीटर मैंने क्या रख दिया, MSD की जगह रख दिया। तो अब इसको अपने को आंसर किस में देना है, सेंटीमीटर में देना है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 1/n+1, ठीक है, इंटू 0.1, इसको 1/10 कर दो, और आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो एक 1/10 और कर दो तो सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1/100 1/n+1 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी ऑप्शन हो गया, 1/100 n+1 सेंटीमीटर। क्या आ गया इसका, लीस्ट काउंट आ गया, वर्नियर कांस्टेंट आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द, क्वेश्चन बहुत सारे लेके आए, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चन करो आप, एक बार देखो, उसके बाद अगर आप कर पा रहे हो तो आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन करो, पहले नहीं हो रहा तो फिर देखो कैसे हुआ है।
If force, velocity and time are taken as fundamental unit, then the dimension of mass. देखो आपको क्या कह रहा है कि जो मेरी मास की जो डायमेंशन निकालनी है, लेकिन आप एमएलटी के फॉर्म में नहीं निकालनी, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में निकालनी। तो बहुत से तरीके होते हैं, आप या तो मास का फॉर्मूला एफवीटी के फॉर्म में ले आओ, या फिर आप सीधा बेसिक तरीका जो आपको मैंने बता रखा है कि मास किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। क्लियर? यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन निकाल देंगे, m इज इक्वल टू के, एबीसी की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे ये हो गया आपके सामने मास जो है, मास को लिखोगे m1 के कांस्टेंट, ये हो गया आपका m1 L1t माइनस 2 की पावर a, वेलोसिटी है L1t माइनस 1 की पावर b और टाइम है t1, ठीक है, की पावर c। जो m की पावर हो गई 1 इंटू ए, और l की पावर हो गई, l की पावर इधर से आया a, इधर से आया b, ठीक है, और बचा t की पावर माइनस 2a इधर से आया, और माइनस b इधर से आया, प्लस c इधर से आया। अब आप इसकी क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो पावर का। तो m की पावर है, तो a की वैल्यू आ गई 1, a प्लस b की वैल्यू है 0, और माइनस 2a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू है 0। ये बहुत फंडा बेसिक तरीका है, कोई सा भी हो, आपको कोई फॉर्मूले में आप कन्वर्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इस ऐसे लिखा और आपका आंसर होगा, इसलिए मैं करा रहा हूं। बाकी सीधा आप एफईटी के फॉर्म में भी फॉर्मूला निकाल के मास का कर सकते हो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा उसमें। और अगर मान लो कोई नया ही कुछ दे दिया जाए तो आप फिर उसमें टाइम करो लगाओगे, इससे अच्छा आपको ये फंडामेंटल तरीका आपको आना चाहिए। चलो यहां से ए की वैल्यू रखी तो बी की वैल्यू आ गई -1, ए और बी की वैल्यू रख दो -2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं मास की जो डायमेंशन है वो लिख सकते हैं एफ की पावर क्या हो गई, ए, एफ की पावर ए यानी 1, फिर वेलोसिटी की पावर बी मतलब -1 और टाइम की पावर 1, F1 V -1 T1। देख लो कौन सा ऑप्शन है, F1 V -1, F1 V -1 और T1 डी ऑप्शन, ठीक है। चलो भाई, ए की वैल्यू थी -2 इंटू ए माइनस बी की वैल्यू थी हमारे पास में -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे -2 प्लस 1 -1 इधर आ गया +1, इसी की वैल्यू। क्लियर? चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ध्यान से तो ये एक आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन क्या है। दो तरीके हैं, एक तो तरीका कि आपको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पता होनी चाहिए, और ई क्या है, एनर्जी है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, और दोनों को रख दो तो आपके पास डायमेंशन आ जाएगी। या अगर आपने थोड़ा सा आपको फिजिक्स का चैप्टर याद है तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी। क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होती है 1/2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं आगे के चैप्टर्स में। ये क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है। तो आपको पता है एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी की डायमेंशन m1 L2 T -2 अपॉन वॉल्यूम L3। तो ये आपके सामने आ गई m1 L -1 T -2, ये इसकी क्या होगी डायमेंशन, m1 L -1 T -2 बी ऑप्शन इसका। क्लियर? आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन मल्टीप्लाई करो और आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, in a relation p is equal to alpha y beta e की पावर माइनस अल्फा z अपॉन k थीटा। एक फॉर्मूला है जहां p क्या है, प्रेशर है, z आपकी डिस्टेंस है, k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और थीटा क्या है, टेम्परेचर। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा, बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है। हमें पता है कि जो इस पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर के इक्वल होगा, और आपको पता है कि अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला भी प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि ई क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो यहां से पकड़ेंगे इसको, ई की पावर में जो लिखा हुआ है अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ये आपका क्या है, डायमेंशन लेस है। क्या है, डायमेंशन लेस है।
तो डायमेंशन लेस है ना, तो क्या होगा, ये डायमेंशन लेस कब बनेगा, ये जब अल्फा की जो डायमेंशन इज इक्वल टू क्या बनेगी, इसकी रेसिप्रोकल के थीटा अपॉन जेड की। जब देखो मान लो फॉर एग्जांपल जो अल्फा की है उसके बाद में जेड अपॉन के थीटा की इसकी रेसिप्रोकल होगी तभी तो कट जाएगी और क्या होगी, डायमेंशन जीरो हो जाएगी। तो के थीटा अपॉन जेड की जो डायमेंशन होगी वो अल्फा की होगी। तो हम पहले अल्फा की निकाल लेते हैं। तो अल्फा की डायमेंशन क्या आ गई, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। याद करो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमने पढ़ा था, उसमें बताया था कि एनर्जी जो होती है वो हाफ के बी इंटू टी, ये यहां से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी की जो डायमेंशन हो जाएगी m1 L2 T माइनस टू, और साथ में क्या है टेम्परेचर है, तो ये क्या हो गया केल्विन T के माइनस वन, ई बाई टी है ना, इसलिए ये हो गया के की वैल्यू इंटू थीटा। थीटा क्या है टेम्परेचर, तो इसकी K1 अपॉन Z क्या है डिस्टेंस, तो ये होगी L1। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई हमारे पास में M1, देखो L2 है और नीचे L1 है, तो ये हो गया आपका L1, K1 से K1 कट गया और ये हो गया T माइनस टू। क्लियर है? अब ये अल्फा की आ गई। अब हम इस फॉर्मूले में देखिए तो P की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, अल्फा बाय बीटा की डायमेंशन, या फिर ऐसे कह दे कि जो बीटा की डायमेंशन होगी वो क्या होगी, अल्फा अपॉन P की डायमेंशन। तो हमें बीटा की निकालनी है, अल्फा की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं M1 L1 T माइनस टू, और ये P क्या है प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन हमने देखी, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। M1 L1 T माइनस टू फोर्स की हो गई, M1 L1 T माइनस टू फोर्स की हो गई अपॉन एरिया L2, है ना। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई इसकी, ये हो जाएगा आपके पास M1 से M1 कट गया, T माइनस टू से T माइनस टू कट गया, ठीक है। तो ये L1 से ये L1 भी कट गया, तो ये L2 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये L की पावर माइनस टू इसकी क्या है डायमेंशन है, क्या है डायमेंशन है, ठीक है। L की पावर माइनस टू ऑप्शन में नहीं है, L की पावर टू ऑप्शन में, सॉरी माइनस टू नहीं आएगा। अब ये जो L2 है, ये जो देखो M1 से M1 कट गया, अब ये जो L2 है ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा L की पावर टू, ठीक है। L की पावर टू कौन सा ऑप्शन में हमारे पास में, ये जो L की पावर टू है ये ऑप्शन है, देखो ए ऑप्शन, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान रखना अच्छे क्वेश्चन है। इफ द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m की पावर a, l की पावर b, c की पावर t की पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। वो कह रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी बताओ इसमें से कौन सी होगी अगर mlt की जगह mlt की पावर में abc की वैल्यू रखूंगा। तो पहले क्या है, आप इससे करो, प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन अभी हमने देखी, हमें प्रेशर की डायमेंशन याद है कि M1 L माइनस वन T माइनस टू ये होती है। तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, M1 B की माइनस वन, C की माइनस टू। तो पहला ही हमारे पास करेक्ट हो गया। और आप इसमें जाओगे तो अगर देखो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी में देखो a की पावर वन यानी मास की पावर वन पॉसिबल नहीं है, वेलोसिटी में मास नहीं आता, एक्सेलरेशन में भी मास नहीं आता, है ना, और फोर्स में मास आता है, इसमें नहीं है। तो सीधा यहां से भी आप इनको हटा के आप ये ऑप्शन कर सकते थे। क्लियर? चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन है F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा की पावर ईटा की पावर a, r की पावर b, v की पावर c। ये आपने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में आपने विस्कस फोर्स पढ़ा है, उसमें आप देखते हो कि फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, 6 पाई ईटा आर वी, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद है। जब ये फॉर्मूला होता है तो हमें पता है a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, b की भी 1 हो गई, c की भी 1 हो गई। बाकी आप डायमेंशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको सीधा डायरेक्ट पता है, तो a1 b1 और c। क्लियर? चलो आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज ईटा की पावर x, रो की पावर y, r की पावर z। यानी जो कोफिशिएंट हमारे सामने जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो कैसे लिखी जा रही है, ईटा की पावर x, रो की पावर y, r की पावर z, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो क्या और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन की एप्लीकेशन से इतने क्वेश्चन करते आए हैं, तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलनी कंपेयर करके।
सिंपल है, तो यहाँ पे L1 T1 T-1 ये क्या हो जाएगा आपका क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन, और इधर ईटा है, ईटा की डायमेंशन होती है m1 L-1 T-1 की पावर x। डेंसिटी देखो यहां से निकाल सकते हो, ये फोर्स अपॉन आरवी ईटा की डायमेंशन। रो मास अपॉन वॉल्यूम m1 L-3 की पावर y और आपकी L1 की पावर z, क्योंकि ये रेडियस है। तो यहां से आपकी होगी m हो गया x प्लस वाई और l हो गया माइनस एक्स माइनस 3y प्लस z और t हो गया माइनस का x। ठीक है, तो ये हो गया L1 T1। आप कंपेयर करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 और माइनस एक्स माइनस 3y प्लस z आ गया आपके सामने 1 और माइनस एक्स आ गया -1। ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, y x की रख दी तो y की आ गई -1, x और y दोनों की रख दी तो यहाँ पे z की आ गई -1। ठीक है, चलो तो यहां से 1 -1 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट। वंडरवॉल इक्वेशन दे रखी है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी एन आर टी। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। आपको पता है कि हमने बात करी थी डायमेंशन के अंदर की सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ऐड होती है, लेंथ में लेंथ ऐड होता है, मास में मास ऐड होता है। अगर ये p प्रेशर है तो ये भी पूरी किसको रिप्रेजेंट करेगी, प्रेशर को। तो p की डायमेंशन यानी m1 L-1 है ना, m1 L1 L-1 T-2। क्लियर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया m1 L1 T-2 अपॉन L स्क्वायर। क्लियर, ये हो गई, इज इक्वल टू a अपॉन, ये किसकी डायमेंशन होगी, ये सेम डायमेंशन किसकी होगी, a अपॉन वी स्क्वायर की। v क्या है आपका, v होता है यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम की होगी l की पावर, v स्क्वायर है तो l की पावर 6। ठीक है, तो a की डायमेंशन क्या आ गई आपके पास में m1। ठीक है, m1 L6 इधर चला गया तो l की पावर 5 T-2। ठीक है, और b की डायमेंशन क्या हो गई, b की डायमेंशन हो गई, जो वॉल्यूम में ये है तो v वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटेगा तो b की डायमेंशन जो है v की डायमेंशन यानी l की पावर 3। ठीक है, तो a की होगी m1 L5 T-2, ये इसी में है, और l। ठीक है, a और b की। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ c g एंड e स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon नॉट इज c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, g यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड e इज चार्ज। आपको बताना है क्वेश्चन में कि c g और e स्क्वायर से मिलके कौन सी क्वांटिटी बन रही है, या डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ की इनमें से कौन सी बन रही है। क्लियर, तो पहले इनकी डायमेंशन अगर देखें तो c की डायमेंशन होती है, वेलोसिटी है तो L1 T-1। ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आप निकाल सकते हो, g इज इक्वल टू होता है, g कहां से, फॉर्मूला क्या है फोर्स का, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 से डायमेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए m1 L1 T-2 और L स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, मास 2 आ रहे ना इसलिए। तो ये हो गया आपका m-1 L3 T-2, ये आ गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। अब इसकी डायमेंशन निकालो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहां पे आएगा आपको पता, ई स्क्वायर मतलब ई इंटू ई, चार्ज इंटू चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए, सिर्फ ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए। इधर भेज दो तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, एफ यानी फोर्स m1 L1 T-2 और L स्क्वायर क्या हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया m1 L3 T-2। ठीक है, ये आ गई इसकी डायमेंशन। अगर मान लो इन तीनों की डायमेंशन से मुझे लेंथ की डायमेंशन बनानी है तो मैं ऑप्शन में रखूं, मान लो किसी भी एक ऑप्शन में रखो, मैंने लिखा 1 अपॉन सी स्क्वायर, ए ऑप्शन में जा रहा हूं 1 अपॉन सी स्क्वायर मतलब L स्क्वायर T-2। ठीक है,
और फिर रखेंगे जी की डायमेंशन रख दी m-1 L3 T-2 अपॉन इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, यानी ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 की डायमेंशन क्या है m1 L3 T-2 का पावर 1/2, ठीक है। तो ये m1 से m-1 कट गया, L3 और L3 L6 T-2 और T-2 T-4 और इसका अंडर रूट है तो वापस ये बाहर आ जाएंगे, L3 बाहर आ गया और T-2 बाहर आ गया अपॉन ये नीचे L स्क्वायर और T-2 है, T-2 से T-2 कट गया, L3 से L स्क्वायर कटा तो L आया, यानी लेंथ की डायमेंशन ये कौन सी बन रही है, ए ऑप्शन आपका बन रहा है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा समझना आपको कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट की आपको डायमेंशन बतानी भाई। अभी बताया फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसकी डायमेंशन चाहिए है कि नहीं, इसकी डायमेंशन चाहिए या इसकी सॉरी यूनिट चाहिए। डायमेंशन तो क्या पूछी इसने, यूनिट पूछी, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, यूनिट इसकी Q1 Q2 कूलॉम स्क्वायर अपॉन फोर्स नीचे आ जाएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये आपका बी ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मान लो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूं तो आपको मैं बता देता हूं कैसे करना है, ठीक है। चलो पहली क्लास है तो आपको मैं करा ही देता हूं, वरना बोलोगे कि सर होमवर्क दे दिया, बाकी होमवर्क भी देना बनता है, आपने इतना पढ़ा तो आपसे ही क्वेश्चन होना चाहिए। आपको दे रखा है t = 2π√L/g, क्या कह रहा है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ रेजोल्यूशन, द एक्यूरेसी इन द डायमेंशन ऑफ g, एक्यूरेसी ऑफ द डायमेंशन इस g में चाहिए, मतलब मुझे g में एरर निकालना है। अच्छा g में निकालना है तो मेरे पास ये हो जाएगा ΔT/T इज इक्वल टू 1/2 ΔL/L प्लस डेल्टा, अच्छा आप यहां से मैं इसको इधर भेजूंगा तो भी प्लस में रखूंगा, ये ध्यान रखना है, आपको समझ में आना चाहिए, वरना आप ऐसे ही करो, पहले जी में फॉर्मूला ले आओ, T² 4π² L/G, ताकि आपको वो फिर कंफ्यूजन कि सर आपने इधर से प्लस, आपका जनरली है ना कि इधर से प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन एरर में ऐसा नहीं होता है, एरर हमेशा ऐड होती है, ध्यान रखना। तो जी इधर गया तो ये हो गया 4π² L/T², ठीक है। तो अब इसको एरर में लिखेंगे तो ΔG/G फ्रैक्शनल एरर में ये हो गया ΔL/L प्लस 2 ΔT/T, ठीक है। ΔL/L निकालो, ΔT/T निकालो और इसमें वैल्यू रख दो, तो ΔL/L क्या है, ΔL/L देखो क्या दे रखी है, एक्यूरेसी की दे रही है 1 मिलीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/200 सेंटीमीटर, ये ΔL/L की वैल्यू। ΔT/T की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, 90 सेकेंड है, और अपन रिस्ट वॉच में देखते हैं तो एक्यूरेसी कितनी आती है, उसका रेजोल्यूशन क्या होता है 1 सेकेंड होता है, 1/90। अब इसकी वैल्यू रख के आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। क्या होमवर्क दे दूं, चलो ये कर लेना होमवर्क में। और मेरी बात सुनना, ये जो सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप वापस खुद से करना, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको और करने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों एक ही वीडियो में, क्लियर। थैंक यू सो मच, शेयर करना सभी नीट एस्पिरेंट को, ठीक है। चलो बाय बाय।